मेरा नाम अंबर राजपूत है और करंटली आई एम सर्विंग एज एन ACUT इन हैदराबाद और आई एम फ्रॉम PMS 2018। और अगर मैं इसको स्टार्ट करूं फ्रॉम बैक ऑफ माय स्कूलिंग, तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मेट्रिकुलेशन किया। देन आई पास माय इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट एज ए कॉलेज और फिर सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने BS किया इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और विद अ पोजीशन आल्सो। तो एक चीज़ ये मैं ऐड करूँगी कि मैं इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस आई वाज अ पोजीशन होल्डर और बहुत एक अच्छी स्टूडेंट रही थी। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती होती थी और इसके अलावा एकेडमिक एक्टिविटीज़ में तो आई वाज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ क्लास। उसके अलावा ये था कि स्टार्ट में कोई ऐसे इतना ज़्यादा ये नहीं था कि आपने कौन सा करियर चूज़ करना है, या स्पेसिफ़िकली अगर हम देखें कि हमने ये एक गोल सेट होता है कि हम आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है या नहीं करनी है। लेकिन ये था कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी करें। तो आई मेक अप माई माइंड और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली उसके लिए। तो तैयारी जो थी, देखें, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अप्स एंड डाउन्स इसके अंदर आते हैं और आप पर्सनली आप डीमोटिवेट भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं और डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करते हैं। डिफरेंट चैलेंजेस जो होते हैं वो आपके सिर्फ एकेडमिक साइड पे नहीं होते, मैं ये आपको ऐड करूँगी, आपके मोरल भी होते हैं, आपके सोसाइटल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं और पीयर प्रेशर भी होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी हैज़ ग्रेजुएटेड और वो फ़ौरन ही कोई करियर सेलेक्ट करके उसको चूज़ करके जॉब स्टार्ट कर देता है, तो ये आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है कि मेरा कोलीग फॉर एग्जांपल इज़ डूइंग जॉब और आप जॉब लेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी तक तो सेलेक्ट नहीं हो गए हुए हैं। इसके अलावा फिर आपके फैमिली होती है या आपके रिलेटिव्स होते हैं या आपके दीगर कोलीग्स वगैरह होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं कि आप कब किस तरह तैयारी कर रहे हैं या आप कब जॉब ज्वाइन करेंगे या छोड़ दो, नहीं होता, या इट टेक्स टाइम। लेकिन इस सारी चीज़ों को आपको कैसे डील करना है ये आपके ऊपर होता है कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करते हुए अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करते रहते हैं। अगर मैं अपनी PMS जर्नी का जिक्र करूँ तो राइट आफ्टर माई यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सोचा कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, आई जॉइन एन अकेडमी। मेरी PMS जर्नी स्टार्ट हुई और कमीशन की तैयारी मैंने स्टार्ट की। मैंने एक CSS का अटेम्प्ट यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही फ़ौरन दे दिया एंड आई कुडंट मेक इट ऑब्वियसली, क्योंकि मैं पूरी तरह रेडी नहीं थी। लेकिन उससे मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई एग्ज़ाम में बैठने के बाद कि मुझे कहाँ कहाँ पे अपने कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मुझे मेहनत करनी है। ऑब्वियसली फर्स्ट वाज ड्राफ्टिंग कि जो भी कमीशन का एग्ज़ाम है उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स आउटस्टैंडिंग हों, आपको लिखना आता हो। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए तो आप उसके ऊपर इतना आउटस्टैंडिंग और डिफरेंट लिखें, ओपिनिएटेड लिखें और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स को मल्टी डायमेंशनल होकर लिखें कि आपकी राइटिंग आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करे। ऑब्वियसली जब एग्जामिनर के पास आपकी राइटिंग आती है, यू आर नॉट देयर, वो उस राइटिंग से, वो उस ड्राफ्ट से आपकी पर्सनैलिटी को गैज कर लेता है कि आप इंटरनेशनल होकर सोचते हैं, कि आपके पास पॉलिसीज़ हैं, कि आपके पास आइडियाज़ हैं, कि आप सॉल्यूशन मेकर हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर होते रहते हैं। ऑब्वियसली प्रॉब्लम सब देख रहे हैं, उनके ऊपर होते भी हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उसमें से प्रॉब्लम के आप सॉल्यूशन पॉइंट कर सकते हैं या नहीं। तो हमने लिखना स्टार्ट किया और आज मान से कि सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने करनी है, आप ये ना करें कि आप कलम लेकर बैठ जाएं, आप रीडिंग के साथ साथ स्टार्ट करें। ऑब्वियसली देखें, आपके जो आइडियाज़ बनते हैं वो आपकी रीडिंग से बनते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते जाते हैं, आपके आइडियाज़ बनते जाते हैं, ओपिनियंस बनते जाते हैं और फिर अल्टीमेटली आप उनको अपनी राइटिंग में इंकॉर्पोरेट करते जाते हैं। तो राइटिंग मेरी बहुत, ड्राफ्टिंग में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी, बहुत अप्रिसिएशन भी मुझे मिलती होती थी और मैंने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया है। मेरे पास 2-3 मोटी फाइल्स हैं, इट इज स्टिल इन माई कस्टडी, जिनको मैं कभी खोल के पढ़ती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ क्या ये मैंने लिखा है। तो देखें, मैंने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, यानी कि आप कह लें कि मैंने सिर्फ एकेडमिक साइड पे नहीं लिखा। जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देती थी, मैं ये भी ऐड करती चलूँ कि मैंने सिर्फ CSS और PCS के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, बल्कि मैंने FIA और फॉर AD, IB और इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्स में देती थी अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो जब भी मैं क्वालिफाई कर लेती थी तो भी मैं लिखती थी, कहीं अगर इंटरव्यू में मैं फेल हो जाती थी तो भी मैं लिखती थी। और कुछ ड्राफ्ट्स, लेकिन जो आपकी इमोशनल फीलिंग होती है ना, उसको एक सफाई पे टास्क उतारना एक आर्ट है
और जो फीलिंग आज आपकी हो सकती है या जो अलग अलग की तरह से राइटिंग स्किल्स आप आज लिख सकते हैं, मैं समझती हूँ कि वो टाइम जो होता है ना, वो ड्यूरेशन बहुत कम होता है। जैसे कि कहते हैं कि शायरों को आमद होती है, तो ये या जो लिखारी होते हैं वो ये वाकई में ऐसा होता है। तो जो चीज़ आप आज लिखेंगे हम उसको कल इंजॉय करेंगे कि क्या ये मैंने लिखी, तो इस तरह से मैं लिखी थी, तो मैं इंजॉय, जब मैं फिर कामयाब हुई तो फिर अब मुझे वो चीज़ें थोड़ा हंसी भी आती है कि हम किस तरह की फीलिंग में लिख देते हैं, लेकिन वो एक तरह से आपका कैथारसिस करता है। मैं आप लोग सब लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लिखा करें, लेकिन कामयाबी और नाकामी तो अल्टीमेटली पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अगर जब आप लिखेंगे और कल इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में आप आगे चले जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि उस टाइम पे मैं ऐसा था या मेरी फीलिंग ऐसी थी, और देखो किस तरह से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। लिखना स्टार्ट किया, फिर हमने सब्जेक्ट चूज़ किए। मेरे सब्जेक्ट इस्लामिक हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन और इस्लामियात रहे थे। और हर सब्जेक्ट को मैं कहती हूँ कि आप प्रॉपर टाइम दें, उनको प्रॉपर प्रायोरिटाइज करें। अक्सर ये होता है कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ समबडी, आया है, इस्लामियात है, या कोई भी और XYZ पॉलिटिकल साइंस है, तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, अल्टीमेटली ये होता है कि आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं या टाइम दे रहे होते हैं स्टडी के दौरान। ऐसा ना करें, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपका एक वेटेज बनाते हैं, एग्जाम में आपको आगे लेके जाते हैं, और एलोकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ओवरऑल मेरिट में भी। तो सबको इम्पॉर्टेंट आपने समझना है, सबको प्रॉपर टाइम देना है। और स्पेशली मैं कहूँगी कि आपने न्यूज़पेपर्स और जो स्पेशली डॉन है उसको आपने नेगलेक्ट नहीं करना, उसको अच्छी तरह से आपने घोल के, मैं कहती हूँ, पी जाना है, क्योंकि ये आपका ओवरऑल स्टडी जो है उसको एक तो कॉम्प्लीमेंट भी करता है, और सेकेंडली आपको एक विजन दे रहा होता है, ओपिनियन इससे आपके बनते हैं कि दुनिया में क्या चीज़ होगी। और दूसरे जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसमें भी ये जो है ना लिखने में या प्रेजेंट सिनेरियो देने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। न्यूज़पेपर देखें, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दें, और जो भी सिलेबस की बुक हैं उनको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। एक टाइम टेबल ड्राफ्ट करें। एट द एंड ऑफ डे आप अपने आप से पूछें कि आज पूरे दिन में मैंने कितना सिलेबस कवर किया है। ये बात मैंने इसलिए कही, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम कैसे टाइम मैनेज करें, या हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 8 आवर्स, जितने भी आपके पास टाइम है अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, और जो भी आपकी लाइफ आपने प्लान की हुई है, जिस हिसाब से भी आप चल रहे हैं, जो भी टाइम है आपने उसको शेड्यूल करना है कि मैंने 1 घंटा ड्राफ्टिंग करनी है, 1 घंटा मैंने फॉर एग्जांपल ऑप्शनल सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा मैंने रीडिंग को देना है, और रीडिंग मस्ट होगी और राइटिंग मस्ट होगी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप लिखेंगे नहीं, आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं कि वो रीडिंग बहुत करते हैं, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो लिखते नहीं हैं, और जब वो लिखते नहीं हैं तो वो एग्जाम में बैठ के ब्लैंक हो जाते हैं। अब हमने अपने आइडियाज़ को रिप्रोड्यूस कैसे करना है, तो वो ज़रूरी है। फिर ये एक चीज़ होनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, किसी सीनियर को से कंसल्ट करें, उसको दिखाएं। और देखिए अब शायद पिछले कुछ ईयर्स में ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, हमारे पास इतनी अकेडमीज नहीं थी, इतने सीनियर्स अवेलेबल इतनी आसानी से नहीं होते थे। अब क्योंकि हमारे पास प्रोविंशियल भी कमीशन रेगुलर आ रहा है, CSPs ऑफिसर भी हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पर भी हैं, तो आपको कोई ना कोई इस तरह का करीब इस तरह का ऑफिसर या आपको सीनियर मिल जाता है जो आपको ये गाइड कर सकता है कि आपकी ड्राफ्टिंग में क्या इशूज़ हैं, या आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, या क्या चीज़ आपको मज़ीद ऐड करनी चाहिए। तो चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो लिख रहे हैं उसको कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है, जो आप ज़रूर लेते हैं। वाइवा मैं ये समझती हूँ कि वाइवा जो है वो एक तरह से अपने आप को आप समझेंगे आप लॉयर हैं, और आपको अपना केस जो है वहाँ पे जाके डिफेंड करना है इन फ्रंट ऑफ कमीशन। मैं अपना वाइवा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए कभी भी ओपिनियंस क्रिएट करके ना जाएं कि एग्जामिनर ये पूछ लेगा, या जो है चेयरमैन ये पूछ लेंगे, या फला बंदा ये पूछ लेगा, या मेरा ये वीक पॉइंट है। मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि हम लोग काफ़ी अर्से से जॉबलेस हैं,
ये कोई जॉब नहीं कर रहे तो मे बी ये वाला फैक्टर आ जाए कि आप इतने अरसे से इसी स्पेस में क्या करते रहे हैं और इसको नेगेटिव ले लें। देयर इज नथिंग नेगेटिव, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उस स्पेस को कैसे फिल कर पाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके जो पॉजिटिव साइड्स हैं, ऑब्वियसली देयर इज नोबडी विदाउट पॉजिटिव साइड्स। तो आपके पास पॉजिटिव साइड्स जरूर होंगे, या तो आपकी कोई हॉबी होगी, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे, आप लिखते होंगे, या आप बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ देखते होंगे, या आपकी सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी होगी, या आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते होंगे। आपने एग्जामिनर को ये सारी चीज़ें बतानी है, किसी ना किसी तरीके से उसको उस पॉइंट पे लेकर आ जाना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैं समझती हूँ कि मुझे पोइट्री बहुत पसंद है और लिखती भी हूँ मैं, इनफैक्ट जो है वो प्रोज भी लिखती हूँ। तो मेरी कोशिश रही कि इंटरव्यू में मैं अशार ज़्यादा पढ़ूँ, और उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ज़रूर फॉर योर हेल्प, कि मुझसे उन्होंने पूछा था कि ड्यूरिंग इंटरव्यू कि 13 सितंबर इज़ रिगार्डेड एज अ बैड लक इन मेनी कंट्रीज, तो आप कौन से वो कंट्रीज हैं। अच्छा देखिए, जनरल नॉलेज इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, आपको नहीं भी आता होता है क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है सारा कुछ आपने पढ़ा हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन जो आ रहा है आपके पास, आपने उसको कैसे टैकल करना है, ये एक बहुत बड़ा आपको आना चाहिए, आपके नर्व्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा सर आई डोंट थिंक सो कि मुझे पहले पता नहीं है कि कौन सा कंट्री है जिसमें ये बैड लक माना जाता है, लेकिन मेरे नज़दीक हर दिन अच्छा है। और फिर मैंने उसमें ऐड किया था कि राल्फ वाल्डो एमर्सन तहरीर करते हैं, अपने दिल पर तहरीर कर लो कि हर गुजरता हुआ दिन साल का बेहतरीन दिन है, और वैसे भी कोई भी दिन बुरा नहीं होता क्योंकि, और आज तो बिल्कुल भी नहीं, तो केस माई बर्थडे। अच्छा मेरी उस दिन बर्थडे भी थी जिस दिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ये चीज़ ऐड की, केस माई बर्थडे ऑल्सो। तो वो बिल्कुल सीरियस एक जो चल रहा था इंटरव्यू, तो वो एकदम उन्होंने सबने स्माइल किया, और फिर उन्होंने डिबेटेड मी ऑल्सो, और उन्होंने विश भी मुझे किया। तो देखिए ये आपके ऊपर है कि आप इंटरव्यू का या पैनल का एकदम मूड जो है वो कैसे चेंज करते हैं। ऑब्वियसली उनका तो ये काम है कि उन्होंने थोड़ा सीरियस रहना है, और वो खैर बहुत आपको रिलैक्स भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई हिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं कि आप इतना जाने से डरते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जब भी इंटरव्यू में जाएं प्रॉपर ड्रेसअप होके जाएं। अगर गर्ल्स हैं तो आपके बाल प्रॉपर गंदे हुए हों, और आप प्रॉपर ड्रेसअप हों, शूज़ आपके पास अच्छे हों, और आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें बहुत मुनासिब अंदाज में, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो मुनासिब अंदाज होता है एक्सक्यूज़ करने का, या कहीं कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं या निगेट करना चाह रहे हैं, तो ये आर्ट आपको आ जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं आपकी एक्सटेंसिव स्टडी। देखिए नॉलेज को जब कहा जाता है ना कि नॉलेज इज़ अ पावर, ऐसे नहीं कहा जाता। जब नॉलेज आती है तो बहुत आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, ग्रूम होती है, और वक्त के साथ साथ हो जाएगी, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन आपने स्मूथली चलते रहना है। आई वांट टू शेयर अ पोएम कि एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हूँ मक्का हुआ, जे खाली थी कुछ मोल ले ना सका, लौट आया लिए हसरते सैकड़ों। एक छोटा सा बच्चा था मैं जिन दिनों, खैर महरूम क्यों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूँ तो एक एक दुकान मोल लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहां मोल लूँ। नारसाई का अब दिल में धड़का कहाँ, पर वो छोटा सा अलहड़ सा लड़का कहाँ। देखिए एक ये जो पॉइंट मैंने शेयर की है, ये रैंडमली शेयर नहीं की है, ये मैंने इसलिए की है कि टाइम को गुजर जाना, ये आपके ऊपर है कि आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि इस जर्नी के दौरान अगर आप लिमिटेड होके ना रह जाएँ, कि फॉर एग्जाम्पल CSS MPC अगर कोई और अच्छी जॉब्स आती हैं जिससे आप एलिजिबल हैं, तो आई मस्ट से आप उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें और उन जॉब्स को ज्वाइन करें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोफेशनलिज्म जो है या एक जॉब का डिसिप्लिन जो है आप वहाँ से सीखते हैं, और वो आगे जाके आपको आपके PCS क्वालिफाई करने में या CSS क्वालिफाई करने के बाद वाली लाइफ में आपको सर्विस के दौरान बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट करता है या आपको हेल्प आउट करता है। मेरी इससे पहले एक जॉब रही है एंटी नार्कोटिक फोर्स में एज ए इंस्पेक्टर, जिसमें मैं समझती हूँ कि वो गुड डिसीजन टू ज्वाइन, क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी कि अगर मैं ज्वाइन कर लूँगी तो शायद मैं अपनी स्टडीज़ को फोकस ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम है कि मैंने कमीशन क्वालिफाई करना है
लेकिन मैंने ज्वाइन किया और उस ट्रेनिंग से, क्योंकि इट वाज रिलेटेड टू फोर्सेस, तो आपका वहाँ से जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे गेन हुआ, एक पब्लिक डीलिंग तो थी क्योंकि एक जो फौजी काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है वो आपको बहुत ज़्यादा सिखाती है। आप अकेले रहते हैं, आपके पास कोई, क्योंकि हम लोगों को फ़ोन तक, मोबाइल फ़ोन भी अलाउ नहीं था, हॉस्टल में होते थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे, बिल्कुल लिमिटेड होते रहते थे। फिर आपकी ट्रेनिंग फिजिकली आप, क्योंकि बीइंग अ गर्ल ये थोड़ा गर्ल्स को मुश्किल लगता है, ऑल टाइम आप ग्रुप में खड़े हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको बाद में जाकर अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एक इवेंट उसका मैं शेयर करना चाहूँगी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग मेरे नी में इशू हो गया था कि मैं चल फिर नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा था कि कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर आ गई थी फॉर 2 वीक्स। अब आप घर से दूर हैं, जहाँ पे आप अपने फॉर एग्जाम्पल फैमिली को भी नहीं कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन बात भी नहीं कर सकते और वो भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकती हैं, और आपके सारे रूममेट्स होते हैं या आपके कोलीग्स होते हैं वो सब ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, और हॉस्टल में भी आप अकेले बैठे हुए हैं या आप रेस्ट कर रहे हैं। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, लेकिन उस दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि देखिए कामयाबियाँ नाकामियाँ सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग स्टडीज़ मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो तैयारी कर रहे होते हैं, ये जर्नी होती है, उनको देख के पता चल जाता है कि वो इस जर्नी में हैं, क्योंकि उनके गेटअप जो होता है वो बता रहा होता है, उनके फेसेस फेल हुए होते हैं, फ्रेशनेस उनकी गायब होती है, परेशान हाल दिख रहे होते हैं, परेशानियाँ अपनी शेयर कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ ना करें, लेकिन इट्स जस्ट एग्जाम। अगर फेल भी होंगे तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आपके लिए अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं कुछ रखा हुआ है, और हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा PMS ऑफिसर बन जाएगा, हर बंदा जो है वो CSS ऑफिसर बन जाएगा। तो फिर अगर बन जाएगा तो फिर हमें पढ़ाएगा कौन, हमारे लिए खेतों में फसलें कौन उगाएगा भाई, हमारे घर कौन बनाएगा। ये हर एक का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एक तरह से ड्यूटीज अल्लाह ताला की तरफ से असाइन हो गई हैं। उस काम को उस पोस्ट पे रहते हुए अच्छे तरीके से परफॉर्म करना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वरना तो हम अभी आज पिकासो को क्यों जानते हैं, हम फैज़ अहमद फैज़ को क्यों जानते हैं, अल्लामा इकबाल को क्यों जानते हैं, क्या वो सारे CSS और PCS ऑफिसर से नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड्स में बड़ा नाम कमाया है ना। कि डॉक्टर रुथ फाउल हमारे पास थी, तो आप जिस फील्ड में हैं आपने वहाँ रहकर नाम कमाना है। तो इन शॉर्ट में इसको शॉर्ट करूँगी, ब्रीफली आपको बताऊँगी कि उस जो ANM की मेरी जर्नी थी वो इट वॉज ब्यूटीफुल। उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, स्पेशली डिसिप्लिन मैंने सीखा, क्योंकि आप जॉब चाहे आप सिविलियन साइड करें, आप फोर्सेज में हैं, डिसिप्लिन आपको बहुत काम आता है। आप जहाँ पे भी रहें पंक्चुअल रहें, आपका प्रॉपर एक शेड्यूल हो, आपका एक वे ऑफ टॉकिंग हो, वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, वे ऑफ कंडक्ट हो, और ये सारी चीज़ें आपको दूसरों से यूनिक भी बनाएंगी और अल्टीमेटली आपके बॉसेस के लिए आपको ज़रूरत भी बनाएंगी कि वो आपको इम्पोर्टेंट समझेंगे, आपको फुली और ड्यूली जो भी आपके रिस्पेक्ट होगी आपको देंगे। एक्सटेंसिव मोटिवेशन जो है ना वो तो आपको मिलती ही रहेगी। बाहर के लोग आपके मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनाएंगे, जाहिर है जो कामयाब हो जाएगा वो उसके पास तो स्टोरीज होती हैं और लोग सुनते भी हैं, लेकिन आप जो फेल हो गए मैं समझती हूँ उनकी भी स्टोरी सुने, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर कोई फेलियर है तो वो फेलियर की वजह क्या है, और फेलियर को अपने ऊपर आपने तारी नहीं कर लेना है, ठीक है ना। देखिए ये एक आपका ख्वाब है, ठीक है ना, इट्स अ ड्रीम और यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। आपने उसको लेके चलना है, कहते हैं ना कि ख्वाब होते हैं देखने के लिए, इनमें जाके रहा ना करो, तो रहना नहीं है आपने, लेकिन तो ख्वाब तो बुनना सीखो, ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। आप ख्वाब देखें और उसको मटेरियलाइज कराने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप अपना काम स्टार्ट करें कि आपने किस तरीके से करना है। एक शेड्यूल बनाएं, अच्छे कोलीग्स हों, स्टडी के दौरान अपने आप को बिल्कुल आपने आइसोलेट नहीं कर लेना है। कुछ लोगों का ये होता है कि वो स्टडी के दौरान समझते हैं कि शायद हम बिल्कुल आइसोलेट होकर ज़्यादा अच्छी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है, आप सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ स्टडी मैं समझती हूँ जो आप बिल्कुल आइसोलेट होकर कर सकते हैं। इसमें आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, आप अपने कोलीग्स अच्छे दोस्त बनाएं जिनके साथ आप अपने ओपिनियन को शेयर कर सकें। जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं तो उससे भी आप काफ़ी चीज़ें लर्न करते हैं, और इनफैक्ट जब आप एग्जाम में बैठते हैं उसको लिख रहे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपको याद आता है कि अच्छा वो चीज़ आप उसको भी अपने राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो अपनी मोटिवेशन आप खुद बने। मैंने कहा ना अगर आप डिसअपॉइंट होते हैं तो आपको या आप कैथारसिस करना चाहते हैं, ये एक जर्नी ऐसी है जिसमें फेलियर और सक्सेस तो आते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कैथारसिस करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप कौन सा तरीका निकाल करते हैं, उसके लिए पॉइंट करते हैं। और थर्ड चीज़ का तरीका इसलिए मैंने बताया, आप लिखें। जाहिर है अगर आप इस जर्नी के मुसाफिर हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स तो होनी चाहिए, और फिर आप लिखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं एग्जाम में फेल हुआ हूँ या मैं फॉर एग्जाम्पल इस इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर सका हूँ तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। और लास्ट में भी ये ऐड करना चाहूँगी कि आप कोशिश करें, और देखिए इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है। आप लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला आपका एक अच्छा फ्यूचर मुंतज़िर होगा, चाहे वो कमीशन वाली लाइन में हो या इतना कहीं पे भी हो। जैसे कि कहते हैं कि दरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मारते हैं। थैंक यू।